ऊष्मा। अध्याय 3 में आप पढ़ चुके हैं कि ऊनी वस्त्र जानता और रेशों से बनाए जाते हैं। आप यह भी जानते हैं कि सूती वस्त्र पादप रेशों से बनाए जाते हैं। हम शीत ऋतु में ऊनी वस्त्र पहनते हैं जो हमें गर्म रखते हैं। जब मौसम गर्म होता है तब हम हल्के रंग के सूती वस्त्र पहनना पसंद करते हैं। ये हमें ठंडक का अनुभव कराते हैं। आप यह जानते हैं कि जानने के लिए अवश्य ही उत्सुक होंगे कि किसी विशेष ऋतु के लिए विशेष प्रकार के वस्त्र ही क्यों उपयुक्त होते हैं। शीतकाल में आप घर के अंदर ठंड का अनुभव करते हैं। यदि आप बाहर धूप में आ जाएं तो गर्मी का अनुभव करते हैं। ग्रीष्मकाल में तो आप घर के अंदर भी गर्मी का अनुभव करते हैं। हम यह कैसे जान पाते हैं कि कोई वस्तु गर्म है अथवा ठंडी। हम कैसे पता लगाते हैं कि कोई वस्तु कितनी गर्म है अथवा कितनी ठंडी है। इस अध्याय में हम इसी प्रकार के प्रश्नों का उत्तर जानने का प्रयास करेंगे। गर्म तथा ठंडा। अपने दैनिक जीवन में हम अनेक वस्तुओं के संपर्क में आते हैं। इनमें से कुछ गर्म और कुछ ठंडी। चाय गर्म तथा बर्फ ठंडी होती है। 4.5 में सामान्य उपयोगी वस्तुओं की सूची दी गई है। इस सूची में कुछ और नाम जोड़िए। इन वस्तुओं को गर्म या ठंडी के रूप में चिन्हित कीजिए। 4 हम देखते हैं कि कुछ वस्तुएं ठंडी हैं जबकि कुछ गर्म हैं। आप यह भी जानते हैं कि कुछ वस्तुएं दूसरी वस्तुओं की अपेक्षा अधिक गर्म होती हैं जबकि कुछ वस्तुएं दूसरी की अपेक्षा अधिक ठंडी होती हैं। हम कैसे ज्ञात करते हैं कि कोई वस्तु दूसरी वस्तु की अपेक्षा अधिक गर्म है। प्रायः हम इसका पता वस्तुओं को स्पर्श करके लगाते हैं, परंतु क्या हमारी स्पर्श इंद्रिय विश्वसनीय है? आइए ज्ञात करें। आपको परामर्श दिया जाता है कि बहुत अधिक गर्म वस्तुओं को न छुएं। क्रियाकलाप 4 3 बड़े मग अथवा कटोरी लीजिए। इस पर ABCD नामांकित कर दीजिए और मग A में ठंडा पानी, मग B में गर्म पानी लीजिए। कुछ ठंडा और कुछ गर्म पानी मिलाकर मग C में डालिए। अब अपने बाएं हाथ को मग A में तथा दाएं हाथ को मग B में डालिए। दोनों हाथों को 2-3 मिनट तक मग में डुबो रखें। अब दोनों हाथों को एक साथ मग C में डुबोइए। क्या दोनों हाथों को एक जैसा अनुभव होता है? सुनिश्चित कीजिए कि पानी इतना गर्म ना हो कि आपका हाथ जल जाए। बुझो कहता है कि मेरा बायां हाथ कहता है कि मग C में पानी गर्म है तथा दाहिना हाथ उसी पानी को ठंडा बताता है। मैं क्या निष्कर्ष निकालूं? बुझो की उलझन यह दर्शाती है कि यह निश्चय करने के लिए कि कोई वस्तु गर्म है या ठंडी हम अपनी स्पर्श इंद्रिय पर विश्वास नहीं कर सकते या हमें कभी भी धोखा दे सकती हैं। तब हम यह कैसे ज्ञात करते हैं कि कोई वस्तु वास्तव में कितनी गर्म है? किसी वस्तु की उष्णता की विश्वसनीय माप उसके ताप से की जाती है। ताप मापने के लिए उपयोग की जाने वाली युक्ति को तापमापी या थर्मामीटर कहते हैं। तापमापन। क्या आपने कभी कोई तापमापी देखा है? याद कीजिए, जब कभी आपको या आपके परिवार में किसी को बुखार चढ़ा था तो टेम्परेचर को थर्मामीटर में मापा गया था। जिस तापमापी से हम अपने शरीर के ताप को मापते हैं उसे डॉक्टरी थर्मामीटर कहते हैं। किसी थर्मामीटर को अपने हाथ में पकड़िए और इसका ध्यानपूर्वक परीक्षण कीजिए। यदि आपके पास थर्मामीटर नहीं है तो अपने मित्र के साथ सम्मिलित हो जाइए। डॉक्टरी थर्मामीटर चित्र 4.2 में दर्शाए अनुसार दिखाई देता है। थर्मामीटर में एक लंबी, बारीक तथा एक समान व्यास की कांच की नली होती है। इसके एक सिरे पर एक बल्ब होता है। बल्ब में पारा भरा होता है। पारा अर्थात मरकरी। बल्ब के बाहर नली में पारे की एक पतली चमकीली धारी देखी जा सकती है। यदि पारे की यह धारा आपको दिखाई ना दे तो थर्मामीटर को थोड़ा सा घुमाइए।
जब तक यह आपको उसमें धारी दिखाई न देने लगे। थर्मामीटर पर आपको ताप मापने का एक मापक्रम भी दिखाई देगा। उपयोग किए जाने वाला यह मापक्रम सेल्सियस स्केल है, जिसे सी द्वारा दर्शाते हैं। बूझो दुविधा में है कि चित्र 4.2 में दर्शाए दो मापक्रमों में से वह किसे पढ़े। पहली ने उसे बताया कि भारत में हमने सेल्सियस स्केल को अपनाया है और हमें इसी स्केल का उपयोग करना चाहिए। दूसरा मापक्रम फ़ारेनहाइट स्केल है। इसका परिसर 94 से 108 डिग्री तक है। इसे पहले प्रयोग किया जाता था। डॉक्टरी थर्मामीटर से हम 35 डिग्री सेंटीग्रेड से 42 डिग्री सेंटीग्रेड तक के ताप ही माप सकते हैं। इसके क्रियाकलाप 4.2 थर्मामीटर से ताप मापना। आइए यह सीखें कि थर्मामीटर को कैसे पढ़ा जाता है। सबसे पहले इसके किन्हीं दो क्रमागत एक के बाद एक बड़े चिन्ह द्वारा निरूपित ताप के अंतर को नोट कीजिए। इन दोनों चिन्हों के बीच भागों की संख्या को नोट कीजिए। मान लीजिए दो बड़े चिन्हों के बीच 1 डिग्री का अंतर है। इन चिन्हों के बीच 5 भाग हैं। तब एक छोटे भाग का मान 1/5 डिग्री सेंटीग्रेड अर्थात 0.2 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। उपयोग करने से पहले थर्मामीटर को अच्छी तरह धो लीजिए। धोने के लिए किसी प्रतिरोधी या रोगाणुरोधक घोल का उपयोग करना सुरक्षित रहता है। अब इसे अपने हाथ में कस कर पकड़िए और कुछ झटके दीजिए। झटके देने से पारे का तल नीचे आ जाएगा। सुनिश्चित कीजिए कि यह 35 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे आ गया हो। अब थर्मामीटर के बल्ब को अपनी जीभ के नीचे रखिए। 1 मिनट के पश्चात थर्मामीटर को बाहर निकालिए और इसका पाठ्यांक नोट कीजिए। यह आपके शरीर का ताप है और ताप को सदैव इसके मात्रक सी के साथ व्यक्त करना चाहिए। आपने अपने शरीर का ताप कितना नोट किया? मानव शरीर का सामान्य ताप 37 डिग्री है। ध्यान दीजिए कि आप ताप को इसके मात्रक के साथ व्यक्त किया जाता है। पहले ने अपने शरीर का ताप मापा। वह चिंतित हो गई क्योंकि यह ठीक 37 डिग्री नहीं था। आइए पहली को विश्वास दिलाएं कि उसके साथ कोई समस्या नहीं है। डॉक्टरी थर्मामीटर की सहायता से अपने कुछ मित्रों के कम से कम 10 मित्रों के शरीर का ताप मापिए। अपने प्रेक्षणों को 4.5 में अंकित कीजिए। डॉक्टरी थर्मामीटर पढ़ने के लिए आवश्यक सावधानियां। थर्मामीटर को उपयोग से पहले और उपयोग के पश्चात धोना चाहिए। धोने के लिए किसी एंटीसेप्टिक घोल का उपयोग अच्छा रहता है। सुनिश्चित कीजिए कि उपयोग से पहले पारे का तल 35 डिग्री से नीचे हो। थर्मामीटर को पढ़ते समय पारे का तल दृष्टि रेखा की सीध में होना चाहिए। थर्मामीटर का सावधानीपूर्वक उपयोग कीजिए। किसी कठोर वस्तु से टकराने पर यह टूट सकता है। थर्मामीटर का उपयोग करते समय इसे बल्ब से नहीं पकड़ना चाहिए। क्या प्रत्येक विद्यार्थी के शरीर का ताप 37 डिग्री सेंटीग्रेड है? यह आवश्यक नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति का सामान्य ताप 37 डिग्री सेंटीग्रेड हो। यह कुछ अधिक अथवा कुछ कम भी हो सकता है। वास्तव में जिसे हम सामान्य ताप कहते हैं वह स्वस्थ व्यक्तियों के विशाल समूह के शरीर का औसत ताप है। बूझो डॉक्टरी थर्मामीटर को केवल मानव शरीर का ताप मापने के लिए ही डिजाइन किया गया है। मानव शरीर का ताप सामान्यतः 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस से अधिक नहीं होता। यही कारण है कि इस थर्मामीटर का परिसर 35 से 42 डिग्री सेल्सियस है। बूझे के मस्तिष्क में एक नटखट विचार आया। वह डॉक्टरी थर्मामीटर से गर्म दूध का ताप मापना चाहता था। पहेली ने उसको ऐसा करने से रोक दिया। चेतावनी:
डॉक्टरी थर्मामीटर का उपयोग मानव शरीर का ताप मापने को छोड़कर किसी अन्य वस्तु का ताप मापने के लिए कभी मत कीजिए। थर्मामीटर को धूप तथा आग के पास रखने से बचाइए, ऐसा करने से वह टूट सकता है। प्रयोगशाला। अब हम अन्य वस्तुओं के ताप कैसे मापते हैं, इसके लिए अन्य तापमापी काम में लाते हैं। ऐसा ही एक तापमापी प्रयोगशाला तापमापी है। आपके अध्यापक इस तापमापी को आपको दिखाएंगे। इसे ध्यान से देखिए तथा इसे मापे जा सकने वाले अधिकतम तथा न्यूनतम ताप को नोट कीजिए। प्रयोगशाला तापमापी का परिसर प्रायः 10 डिग्री सेंटीग्रेड से 110 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। जैसे आपने डॉक्टरी थर्मामीटर में किया था, ठीक उसी प्रकार इस तापमापी में भी किसी सबसे छोटे भाग द्वारा दर्शाए जाने वाले ताप का मान ज्ञात कीजिए। तापमापी द्वारा दर्शाए गए ताप को ठीक ठीक पढ़ने के लिए आपको ताप के इसी मान की आवश्यकता होगी। विभिन्न प्रयोग के लिए विभिन्न प्रकार के तापमापी उपयोग किए जाते हैं। मौसम की रिपोर्ट में दिए गए अधिकतम तथा न्यूनतम तापों की जानकारी देने के लिए अधिकतम न्यूनतम तापमापी का उपयोग किया जाता है, अर्थात मैक्सिमम मिनिमम टेम्परेचर या थर्मामीटर। आइए अब हम देखें कि इस तापमापी का उपयोग कैसे किया जाता है। क्रियाकलाप 4.4। किसी बीकर अथवा मग में नल का थोड़ा सा जल लीजिए। तापमापी को जल में इस प्रकार डुबोइए कि इसका बल्ब तो जल में डूबा रहे, लेकिन यह बर्तन की तली अथवा दीवार को स्पर्श ना करे। तापमापी को जल में ऊर्ध्वाधर रखते हुए उसमें पारे के तल की गति को देखिए। तब तक प्रतीक्षा कीजिए जब तक कि नली में पारे का तल स्थिर ना हो जाए। तापमापी का पाठ्यांक नोट कीजिए। यह इस समय जल का ताप है। कक्षा में विभिन्न विद्यार्थियों द्वारा मापे गए जल के ताप की तुलना कीजिए। क्या इन मापों में कुछ भिन्नताएं हैं? संभव कारणों पर चर्चा कीजिए। प्रयोगशाला तापमापी का प्रयोग करते समय डॉक्टरी थर्मामीटर का पाठ्यांक लेते समय बरती जाने वाली सावधानी के अतिरिक्त निम्नलिखित सावधानी भी बरतनी चाहिए। तापमापी को ऊर्ध्वाधर रखना चाहिए, तिरछा नहीं। तापमापी का बल्ब चारों ओर से उस पदार्थ से घिरा होना चाहिए जिसका ताप मापना है। बल्ब बर्तन की दीवारों से नहीं छूना चाहिए। बूझो को अब समझ में आ गया है कि उच्च तापों को मापने के लिए डॉक्टरी थर्मामीटर का उपयोग क्यों नहीं करना चाहिए, लेकिन वह अब भी उलझन में है कि क्या प्रयोगशाला तापमापी द्वारा उसके शरीर का ताप मापा जा सकता है। आइए इस प्रश्न का उत्तर खोजने का प्रयत्न करते हैं। क्रियाकलाप 4.5। किसी बीकर या मग में थोड़ा सा गर्म पानी लीजिए। तापमापी के बल्ब को जल में डुबोइए। पारे के तल के स्थिर होने तक प्रतीक्षा कीजिए। जब पारे का तल स्थिर हो जाए तो ताप नोट कीजिए। अब तापमापी को जल से बाहर निकालिए। ध्यानपूर्वक देखिए अब क्या होता है। क्या आप देखते हैं कि जैसे ही तापमापी को जल से बाहर निकालते हैं, पारे का तल गिरने लगता है। इसका अर्थ है कि किसी प्रयोगशाला तापमापी द्वारा ताप का पाठ्यांक तभी नोट करना चाहिए जब इसका बल्ब जल या उस वस्तु में रखा है जिसका ताप मापना है। स्मरण कीजिए कि अपने शरीर का ताप मापते समय आपको पाठ्यांक नोट करने के लिए थर्मामीटर का मुंह से बाहर निकालना पड़ता है। क्या थर्मामीटर को मुंह से बाहर निकालना पड़ता है? क्या तब आप प्रयोगशाला तापमापी को अपने शरीर का ताप मापने के लिए प्रयोग कर सकते हैं? स्पष्ट है कि प्रयोगशाला तापमापी का उपयोग इस प्रयोजन के लिए सुविधाजनक नहीं है। डॉक्टरी थर्मामीटर को मुंह से बाहर निकाल लेने पर पारे का तल नीचे या ऊपर क्यों नहीं जाता? किसी डॉक्टरी थर्मामीटर का फिर से परीक्षण कीजिए। क्या बल्ब के पास कोई विभंग देखते हैं?
विभंग का क्या लाभ है? यह पारे के तल को अपने आप नीचे गिरने से रोकता है। अब बूझो यह जानने के लिए उत्सुक है कि जब तापमापी का बल्ब किसी वस्तु के संपर्क में आता है तो पारे के तल में परिवर्तन क्यों होता है? तापमापी में पारे के प्रयोग के विषय में अनेक चिंताएं हैं। पारा एक विषाक्त पदार्थ है और यदि तापमापी टूट जाए तो इसका निपटान अत्यंत कठिन है। आजकल अंकीय तापमापी अर्थात डिजिटल थर्मामीटर उपलब्ध हैं जिनमें पारे का उपयोग नहीं होता है। ऊष्मा का स्थानांतरण। संभवतः आपने देखा होगा कि जब किसी बर्तन को ज्वाला पर रखते हैं तो यह तप्त हो जाता है। इसका कारण यह है कि ऊष्मा ज्वाला से बर्तन की ओर चली जाती है। जब बर्तन को ज्वाला से हटा देते हैं तब यह धीरे धीरे ठंडा हो जाता है। यह ठंडा क्यों होता है? ऊष्मा बर्तन से परिवेश की ओर स्थानांतरित हो जाती है। इस प्रकार आप समझ सकते हैं कि दोनों स्थितियों में ऊष्मा गर्म वस्तु से ठंडी वस्तु की ओर प्रवाहित होती है। वास्तव में ऊष्मा सदैव गर्म वस्तु से अपेक्षाकृत ठंडी वस्तु की ओर प्रवाहित होती है, अर्थात हॉट से कोल्ड की ओर। पहली जानना चाहती है कि क्या इसका यह अर्थ है कि यदि दो वस्तुओं का ताप समान हो तो ऊष्मा स्थानांतरित नहीं होगी? ऊष्मा किस प्रकार स्थानांतरित होती है, आइए इसकी खोज करें। क्रियाकलाप 4 एल्युमिनियम या लोहे जैसी ऐसी वस्तु की एक छड़ अथवा चपटी पट्टी लीजिए। छड़ पर मोम की छोटे छोटे टुकड़े चिपकाइए। ये टुकड़े लगभग समान दूरियों पर होने चाहिए। छड़ के एक सिरे को एक प्रयोगशाला स्टैंड पर कसिए। यदि आपको स्टैंड ना मिले तो आप छड़ के एक सिरे को ईंटों के बीच में दबाकर रख सकते हैं। अब छड़ के दूसरे सिरे को गर्म कीजिए और ध्यानपूर्वक देखिए। मोम के टुकड़ों का क्या होता है? क्या ये टुकड़े गिरना प्रारंभ कर देते हैं? कौन सा टुकड़ा सबसे पहले गिरता है? क्या आप सोचते हैं कि ऊष्मा ज्वाला के सबसे निकट के सिरे से दूसरे सिरे की ओर स्थानांतरित होती है? वह प्रक्रम जिसमें ऊष्मा किसी वस्तु के गर्म से ठंडे सिरे की ओर स्थानांतरित होती है चालन कहलाता है। ठोसों में ऊष्मा प्रायः चालन के प्रक्रम द्वारा स्थानांतरित होती है। क्या आप सभी पदार्थों में ऊष्मा का चालन आसानी से हो सकता है? आपने अवश्य देखा होगा कि खाना पकाने के लिए उपयोग किए जाने वाले धातु के बर्तन में प्लास्टिक या लकड़ी की हत्थी लगी होती है। क्या आप किसी तप्त बर्तन को हत्थी से पकड़कर बिना हाथ लगाए हाथ जलाए उठा सकते हैं? क्रियाकलाप 4 किसी बर्तन या बीकर में गर्म पानी लीजिए। गर्म पानी लीजिए। कुछ वस्तुएं जैसे स्टील की चम्मच, प्लास्टिक का स्केल, पेंसिल या विभाजनी एकत्र कीजिए। इन सभी वस्तुओं के एक सिरे को गर्म पानी में डुबोइए। कुछ देर प्रतीक्षा करने के पश्चात दूसरे सिरे को छूकर देखिए। अपने प्रेक्षणों को 4.5-3 में लिखिए। जो पदार्थ अपने से होकर ऊष्मा को आसानी से जाने देता है उसे ऊष्मा का चालक कहते हैं। इसके उदाहरण हैं एल्युमिनियम, आयरन तथा कॉपर। जो पदार्थ अपने से होकर ऊष्मा को आसानी से नहीं जाने देते हैं उसे ऊष्मा का कुचालक कहते हैं, जैसे प्लास्टिक तथा लकड़ी। कुचालकों को ऊष्मारोधी भी कहते हैं। जल तथा वायु ऊष्मा के कुचालक हैं, अर्थात वाटर एवं एयर कुचालक है।
तब इन पदार्थों में ऊष्मा स्थानांतरण कैसे होता है, आइए पता लगाइए। 4.8 क्रियाकलाप। गोल पेंदे का फ्लास्क लीजिए। यदि फ्लास्क उपलब्ध ना हो तो बीकर लिया जा सकता है। इसे जल से 2/3 भरिए। इसको किसी तिपाई पर रखिए अथवा फ्लास्क को रखने का कोई प्रबंध कीजिए जिससे कि आप इसके नीचे एक मोमबत्ती रखकर इसे गर्म कर सकें। फ्लास्क में एक जल के स्थिर होने की प्रतीक्षा कीजिए। एक स्ट्रॉ की सहायता से फ्लास्क के पेंदे पर पोटेशियम परमैंगनेट का एक क्रिस्टल धीरे से रखिए। अब क्रिस्टल के ठीक नीचे मोमबत्ती जलाकर जल को गर्म कीजिए। अपने प्रेक्षणों को नोटबुक में लिखिए तथा जो कुछ आप देख रहे हैं उनका चित्र भी बनाइए। जब जल को गर्म करते हैं तो ज्वाला के पास का जल गर्म हो जाता है। गर्म जल ऊपर उठता है। इस गर्म जल के साथ साथ के आसपास का ठंडा जल उसका स्थान लेने के लिए आ जाता है। फिर यह जल भी गर्म होकर ऊपर उठता है तथा आसपास से जल फिर इसके स्थान पर आ जाता है। यह प्रक्रिया तब तक चलती रहती है जब तक कि सारा जल गर्म ना हो जाए। ऊष्मा स्थानांतरण की इस विधि को संवहन कहते हैं। संवहन अर्थात कन्वेक्शन। वायु में ऊष्मा का स्थानांतरण किस प्रकार होता है? धुआं किस दिशा में जाता है? ऊष्मा स्रोत के पास की वायु गर्म होकर ऊपर उठती जाती है। इस प्रकार यह वायु भी गर्म हो जाती है और इस प्रक्रिया द्वारा चलती रहती है। यह प्रक्रिया चलती रहती है। क्रियाकलाप 4.9 द्वारा आप इस विचार की पुष्टि कर सकते हैं। एक मोमबत्ती जलाइए। अपने एक हाथ को ज्वाला के ऊपर तथा दूसरे हाथ को ज्वाला के पार्श्व में रखिए। क्या आपके दोनों हाथ समान गर्मी का अनुभव करते हैं? यदि नहीं तो कौन सा भाग अधिक गर्म अनुभव करता है, ऐसा क्यों? सावधानी। अपने हाथ को ज्वाला से सुरक्षित रखने के लिए जले नहीं। ध्यान दीजिए, ऊपर की ओर की वायु संवहन द्वारा गर्म होती है, इसीलिए ज्वाला से ऊपर का हाथ गर्मी अनुभव करता है। तथापि पार्श्व की वायु संवहन द्वारा गर्म नहीं होती, इसीलिए यह वायु लौ के ऊपर की वायु जैसी गर्म नहीं लगती। तटीय क्षेत्रों में रहने वाले लोग एक मनोरंजक परिघटना का अनुभव करते हैं। दिन के समय स्थल जल की अपेक्षा शीघ्र गर्म होता है। जल के ऊपर की वायु गर्म होकर ऊपर उठती है। स्थल के ऊपर की वायु गर्म होकर ऊपर उठती है। इसका स्थान लेने के लिए समुद्र की ओर से ठंडी हवाएं स्थल की ओर बहती हैं। चक्र को पूरा करने के लिए स्थल की ओर से गर्म वायु समुद्र की ओर बह जाती है। समुद्र की ओर से आने वाली वायु को समुद्री समीर कहते हैं। समुद्री समीर की ठंडी वायु का लाभ उठाने के लिए तटीय क्षेत्रों के भवनों में खिड़कियां समुद्र की ओर बनाई जाती हैं। रात्रि में यह प्रक्रम ठीक विपरीत हो जाता है। समुद्र का जल स्थल की अपेक्षा धीमी गति से ठंडा होता है, इसीलिए स्थल की ओर से ठंडी वायु समुद्र की ओर बहती है। यह थल समीर कहलाती है। चित्र 4.1 इस परिघटना को दर्शाता है। 4.11 जब हम धूप में खड़े होते हैं तो हम गर्माहट अनुभव करते हैं। सूर्य से हम तक ऊष्मा कैसे पहुंचती है? यह चालन अथवा संवहन द्वारा हम तक नहीं पहुंच सकती, क्योंकि इस दोनों प्रक्रमों में ऊष्मा स्थानांतरण के लिए माध्यम आवश्यक है। चूँकि पृथ्वी तथा सूर्य के बीच अधिकांश स्थान में कोई माध्यम जैसे वायु नहीं है, अतः सूर्य से हम यह ऊष्मा एक अन्य प्रक्रम द्वारा आती है, जिसे विकिरण अर्थात रेडिएशन
कहते हैं विकिरण द्वारा ऊष्मा के स्थानांतरण में किसी माध्यम जैसे वायु अथवा जल की आवश्यकता नहीं होती। माध्यम विद्यमान हो या ना हो, विकिरण द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण हो सकता है। जब हम किसी हीटर के सामने बैठते हैं तो हमें इसी प्रक्रम द्वारा ऊष्मा प्राप्त होती है। ज्वाला से हटाकर रखा कोई गर्म बर्तन ठंडा होते समय अपनी कुछ ऊष्मा को विकिरण द्वारा ही परिवेश को स्थानांतरित करता है। हमारा शरीर विकिरण द्वारा ही परिवेश को ऊष्मा देता है तथा उससे ऊष्मा ग्रहण करता है। सभी गर्म पिंड विकिरणों के रूप में ऊष्मा विकिरित करते हैं। जब ये ऊष्मा विकिरण किसी अन्य वस्तु से टकराते हैं तो इनका कुछ भाग परावर्तित हो जाता है, कुछ भाग अवशोषित हो जाता है तथा कुछ भाग परागत हो जाता है। ऊष्मा के अवशोषित भाग के कारण वस्तु का ताप बढ़ जाता है। धूप में जाते समय आपको छाते का उपयोग करने का परामर्श क्यों दिया जाता है? सर्दियों तथा गर्मियों में हमारे पहनने के वस्त्र को एक प्रकार। आप जानते हैं कि गर्मियों में हम हल्के वस्त्रों को वरीयता देते हैं तथा गर्मियों में हम गहरे रंग के कपड़े पहनना पसंद करते हैं। ऐसा क्यों? आइए इसका पता लगाएं। क्रियाकलाप 4.10 टिन के एक जैसे दो डिब्बे लीजिए। इनमें से एक बाहरी पृष्ठ को काला तथा दूसरे के बाहरी पृष्ठ को सफ़ेद पेंट कीजिए। दोनों डिब्बों को दोनों डिब्बों में बराबर मात्रा में जल भरिए तथा उन्हें दोपहर के समय लगभग 1 घंटे के लिए धूप में रखिए। दोनों डिब्बों में भरे जल के ताप मापिए। क्या आप दोनों के ताप में अंतर पाते हैं? किस डिब्बे में जल अधिक गर्म है? केवल जल को छूकर भी आप दोनों के ताप के अंतर अनुभव कर सकते हैं। क्रियाकलाप 4.11 क्रियाकलाप 4.10 में उपयोग किए गए दोनों डिब्बे लीजिए। इन दोनों डिब्बों में समान मात्रा में समान ताप लगभग 60 डिग्री गर्म जल भरिए। इन दोनों में समान मात्रा में समान ताप लगभग 60 डिग्री सेंटीग्रेड का गर्म जल भरिए। दोनों डिब्बों को किसी कमरे में अथवा छाया में रखिए। 10 से 15 मिनट के पश्चात प्रत्येक डिब्बे के जल का ताप ज्ञात कीजिए। क्या दोनों डिब्बों में जल का ताप समान दर से कम होता है? क्या इन क्रियाओं से आप यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं गर्मियों में सफ़ेद या हल्के रंग के वस्त्र तथा सर्दियों में गहरे रंग के वस्त्र पहनना अधिक आरामदायक क्यों प्रतीत होता है? गहरे रंग के पृष्ठ अपेक्षाकृत अधिक ऊष्मा अवशोषित करते हैं, इसीलिए सर्दियों में गहरे रंग के वस्त्र पहनना हमें सुखद प्रदान करता है। हल्के रंग के वस्त्र ऊष्मीय विकिरणों के अधिकांश भाग को परावर्तित कर देते हैं, इसलिए गर्मियों में हमें हल्के रंग के वस्त्र अधिक आरामदेह लगते हैं। हम अपने घरों को ठंडा या गर्म रखने के लिए कोयला या लकड़ी जैसे ईंधन अथवा विद्युत का उपयोग करते हैं। क्या ऐसे भवन बनाना संभव है जिस पर बाहर की गर्मी या सर्दी का कोई प्रभाव न पड़े? भवन की बाहरी दीवार को ऐसा बनाया जाए कि उसके बीच में वायु की एक परत बंद हो जाए तो ऐसा संभव किया जा सकता है। ऐसा करने की एक विधि है कि भवन निर्माण में खोखली ईंट का उपयोग किया जाए, जो कि आजकल उपलब्ध है। ऐसा करने की एक विधि है कि भवन निर्माण में खोखली ईंटों का उपयोग किया जाए। सर्दियों में ऊनी वस्त्र हमें उष्ण बनाए रखते हैं। सर्दियों में हम ऊनी वस्त्र पहनते हैं। ऊन ऊष्मारोधी होते हैं। इसके अतिरिक्त ऊनी रेशों के बीच में वायु फंसी रहती है। यह वायु हमारे शरीर की ऊष्मा को ठंडे परिवेश की ओर विकिरित होने से रोकती है, अतः हमें उष्णता का अनुभव होता है। मान लीजिए सर्दियों में आपको एक मोटे कंबल अथवा एक के ऊपर एक जुड़े 2 पतले कंबलों में से किसी एक का चुनाव करके उपयोग करने की छूट दी जाए तो आप इनमें से किसे चुनेंगे और क्यों? याद रखिए 2 कंबलों के बीच में वायु की एक परत विद्यमान है।
आपने क्या सीखा? किसी वस्तु की उष्णता की कोटि ज्ञात करने के लिए हम सदैव अपनी स्पर्श इंद्रियों पर विश्वास नहीं कर सकते। ताप किसी वस्तु की उष्णता की कोटि की माप की जाती है। तापमापी एक युक्ति है जिससे ताप मापा जाता है। डॉक्टरी थर्मामीटर का उपयोग शरीर का ताप मापने के लिए किया जाता है। इस थर्मामीटर का परिसर 35 से 42 सेल्सियस होता है। हम अन्य प्रयोजनों के लिए हम प्रयोगशाला तापमापी का उपयोग करते हैं। इन तापमापियों का परिसर प्रायः -10 से 110 होता है। मानव शरीर का तापमान 37 डिग्री सेल्सियस होता है। ऊष्मा उच्च ताप के पिंड से निम्न ताप के पिंड की ओर स्थानांतरित होता है। एक वस्तु से दूसरी वस्तु में ऊष्मा 3 प्रकार द्वारा स्थानांतरित हो सकती है: चालन, संवहन तथा विकिरण। ठोसों में प्रायः ऊष्मा चालन द्वारा स्थानांतरित होती है। द्रवों तथा गैसों में ऊष्मा संवहन द्वारा स्थानांतरित होती है। विकिरण द्वारा ऊष्मा स्थानांतरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। चालन होता है ठोस में, संवहन द्रव तथा गैस, विकिरण नो माध्यम।